हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन थर्मोडायनेमिक्स। बेटा, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर देखेंगे और आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेटा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गिब्स फ्री एनर्जी। बेटा देखो बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें हम लोग, गिब्स फ्री एनर्जी। वैसे ये गिब्स फ्री एनर्जी जो वर्ड है वो बहुत पहले यूज किया जाता था बेटा। आजकल तो हम गिब्स एनर्जी के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है? इसका जो सिंबल है गिब्स एनर्जी का, दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी से हम इसको डिनोट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी को समझने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना होगा बेटा। वो हम पढ़ चुके हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। तो हम देखें बेटा इस केस में, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या कहेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। हम ये लिखते हैं बेटा यहां पे। और जो यहां पे हमने क्यू लिया बेटा वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। एंड जो डब्ल्यू कंसिडर किया बेटा, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया बेटा वहां पे। आई पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम मैंने कंसीडर किया इसको। क्लियर है? अब देखो ये हमने ले लिया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है। अब जो डब्ल्यू है, जो हम इसकी बात करें तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं बेटा। क्या? क्यू माइनस वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक तो वो काम होता है बेटा कि किसी सिस्टम के ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और सिस्टम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। समझाता हूं ये है क्या, 2 मिनट। ठीक है, एक का क्या, वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब देखो इसको समझने के लिए एक सिस्टम कंसीडर करता हूं मैं। ये सिस्टम है और इस पे लगा दिया मैंने क्या बेटा, पिस्टन। ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या है, गैस। अब ये गैस क्या कर रही है बेटा, हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही है या फोर्स लगा रही है। हर डायरेक्शन में बेटा क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। अगर गैस इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो क्या ये सिस्टम एक्सपेंड करेगा? नहीं करेगा ना। अगर गैस हमारी इन 3 डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, तो क्या सिस्टम एक्सपेंड करेगा? नहीं बेटा। किस डायरेक्शन में करेगा एक्सपेंड? ओनली इन द अबव डायरेक्शन। क्योंकि ये जो पिस्टन लगाया हमने, दैट पिस्टन इज ओनली मूवेबल पिस्टन है बेटा। वो मूवेबल है, वो मूव करता है। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ किस केस के अंदर बेटा मूवमेंट होगी हमारे पास, हम करेंगे कि जो पिस्टन है उसके ऊपर अगर प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो वो मूव करेगा और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये सिस्टम एक्सपेंड करेगा। तो सिर्फ ये वाला जो केस आ रहा है ये एक्सपेंशन का केस आएगा कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है वहां पे। और बाकी तीनों जगह बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों जगह वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन आएगा। वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन मतलब काम हुआ ही नहीं है वहां पे बेटा, नॉन एक्सपेंशन वर्क डन है वो। आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू बेटा। हमने दोनों तरह कंसिडर किया। हमने कहा कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने कंसिडर किया और सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, तो सिस्टम में जो गैस होगी वो प्रेशर अप्लाई करेगी टू द वॉल्स ऑफ द सिस्टम बेटा। और जितना प्रेशर वो अप्लाई करेगी, तो 3 डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे जो सिस्टम है वो मूव नहीं कर रहा है, वॉल मूव नहीं कर रही है, लेकिन एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है
और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही है बेटा, दैट इज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन कह देते हैं उसको। क्लियर? अब देखो जो वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन का केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो ये केस आया है बेटा, अब इसको आगे लिखते हैं हम लोग। अब जो हमारे पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है बेटा, क्या होता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन? वर्क ऑफ एक्सपेंशन की बात करूं मैं, दैट इज पी डेल्टा वी। क्या होता है? ये होता है बेटा। लेकिन याद रखना वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन ये नहीं होगा बेटा। वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन क्या है? ये नहीं होगा। अब वर्क ऑफ एक्सपेंशन मेरे पास कितना है? पी डेल्टा वी। अब आई कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। वर्क ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। तो देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई बेटा, ये वाली। देन आई गॉट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है ना? वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन मैंने इस तरीके से शो कर दिया है। अब देखो, अब मैं इस क्यू को सेपरेट करना चाहता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं ना, इस क्यू को सेपरेट करना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या होगा इस केस के अंदर? मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो इसमें क्या आएगा? Q इज इक्वल्स टू, बाकी सब इधर चलेगा बेटा, तो डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन बेटा। क्या आ गया? वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन का केस वहां पे हमने इस तरीके से शो कर दिया बेटा। क्या आ गया? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन बेटा। ठीक है, इस केस के अंदर। अब देखो यहां पे कि वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन की बात करेंगे, U प्लस पी डेल्टा V। अगर आप देखोगे U प्लस पी डेल्टा V, ये क्या होता है बेटा? हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एंथैल्पी जो होती है दैट इज डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V का केस आता है। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है बेटा। ठीक है, अब इस फैक्टर की जगह पे, इस फैक्टर की जगह पे आई कैन पुट दिस, कर सकता हूं तो कर देता हूं। देखो बेटा, तो क्या आ गया? Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन का केस हमारे पास आ गया बेटा, यहां पे आ गया। अब देखो इसी केस में जो ये वर्क डन है, जो हमने कंसीडर किया Q, अगर मैं इसकी बात करूं एंट्रोपी के साथ, if I'm talking about this Q with respect to entropy of the system, तो entropy for the reversible process in a system is what? Q reversible upon T बेटा। क्लियर? तो क्या हो गया? Q reversible is equal to T डेल्टा S का केस आ गया। Q reversible is equal to T डेल्टा S का केस आ गया। अब Q reversible is equal to T डेल्टा S का केस ये आ गया है। अब इसको मैं यहां पे पुट करूंगा बेटा। क्लियर? तो क्या आ गया? देखो, दैट विल बी T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। नॉन एक्सपेंशन बेटा। ठीक है, ये आ गया फैक्टर। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ बेटा, तो ये आ गया माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, एंड दिस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, दिस नेगेटिव वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स एनर्जी बेटा। वो चेंज इन क्या है? गिब्स एनर्जी है मेरे पास। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर चेंज इन गिब्स एनर्जी, एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो मैंने यहां पे लिखी है बेटा, इस इक्वेशन को हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं बेटा। व्हाट वी कॉल इट? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्लियर है? तो ये आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम बहुत सारे फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और ये भी चेक करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, डेल्टा जी की हेल्प से, कि हमारी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। क्योंकि पहले वाले दो फैक्टर डेल्टा H और डेल्टा S सोलली बेटा इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते। तो इस इक्वेशन के अंदर दोनों ये फैक्टर कलेक्टिवली आ गए, और विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्टर वी कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा जी। ठीक है बेटा।
अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो हो गया इक्वेशन का केस बेटा। अब डेल्टा जी क्या है हमारे पास, दैट इज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक बार इक्वेशन में कि जो डेल्टा जी यहाँ पे हमारे पास शो कर रहे हैं, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी, अगर आपसे कोई पूछे क्या है, दैट इज माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। और वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो दो केसेस में मैं बात करता हूं, फिर हम और आगे पढ़ेंगे इसमें क्या होगा। केसेस दो, एक तो होगा बेटा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बेटा। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करें हम लोग, जहां पे वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन होता है, जहां पे सिस्टम को एक्सपेंड नहीं करता, ये जो वर्क डन है बेटा दैट इज मैकेनिकल वर्क डन। व्हाट वी कॉल इट, मैकेनिकल वर्क डन। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सारी चीजें बताई थी बेटा। मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई स्प्रिंग है उसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दिस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बेटा। दिस इज द फॉर्मूला। ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बेटा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन, एफ फैराडेज कांस्टेंट, एंड ई जो है बेटा वो पोटेंशियल है सेल का। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, एफ का मतलब फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट ये हम 12th में पढ़ेंगे, 96500 कूलम पर मोल इसकी वैल्यू होती है बेटा। एंड ई नॉट सेल इज सेल पोटेंशियल, ये भी हम 11th में और इस साल रेडॉक्स सेक्शन में थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा, कवर करेंगे उसको कि क्या क्या केस होता है वहां पे। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू गिब्स एनर्जी, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट जो होता है बेटा वो बनता है वहां पे। अब देखो इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरा भी बताता हूं वर्क डन का फॉर्मूला, फिर आप ये नोट करो। देखो बेटा, अब इस केस में बात करें हम आगे, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि किस तरीके से हम दूसरा फॉर्मूला इसका कैलकुलेट करेंगे। दैट फॉर्मूला इज फॉर इक्विलिब्रियम। इफ कोई रिएक्शन है, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, if a reaction is reversible in nature, तो क्या लिख रहा हूं देखो बेटा, A will give you B, इस तरीके से A will give you B and B will give you A। अब मैं कह रहा हूं कि A से B तक जाते जाते यहां पे अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होती बेटा, तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। ठीक है,
और ये क्यू क्या होता है बेटा? दैट इज रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन बेटा, क्लियर? क्यू क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन है, और इसको लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए बेटा, क्लियर? रिएक्शन क्वेश्चन ये बताता है हमें कि रिएक्शन कितनी हो चुकी है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर या बैकवर्ड डायरेक्शन में, कहां मूव कर रही है। इफ दिस रिएक्शन क्वेश्चन, इफ reaction achieved equilibrium then Q is equals to K हो जाता है बेटा। तो क्या होता है? जो हमारा Q है बेटा that is equals to K, K के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा एक फॉर्मूला है that formula will be modified, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू लिख रहा हूं बेटा मैं भी। अब जैसे हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा बेटा, उसके साथ ही वी विल गेट डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां 0 हो गया, दैट इज जी नॉट प्लस आर टी लॉग के, ये नेचुरल लॉग है बेटा। हमने क्या कर दिया? इसको अरेंज किया तो क्या आ गया हमारे पास? डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग के बेटा, और डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ये केस बन गया बेटा यहां पे, क्लियर? वी गेट दिस पर्टिकुलर केस ओवर हियर। यहां पे हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये केस इस तरीके से बना दिया हमने। तो एक ये फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम बेटा, कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपको निकालनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हो, सॉरी यहाँ पे एलओजी आएगा बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये नेचुरल लॉग है और ये लॉग बेस 10 है। ln का मतलब होता है बेटा लॉग बेस ई, ठीक है, और LOG का मतलब होता है लॉग बेस 10, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन क्या है? ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये रिलेशन आता है बेटा, क्लियर है? तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला काफी काम आएगा 11th क्लास में भी और 12th क्लास में, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला बेटा। तो देखो यहां से हमने एक चीज तो कैलकुलेट की कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी बेटा? दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे बेटा इस केस में कि हम किस तरीके से चेक करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। चलो हम वो डिस्कस करते हैं, अभी नोट करो बेटा पहले। देखो बेटा, अब बात करते हैं हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जी, डेल्टा जी की हेल्प से बेटा, क्लियर है? तो आपको मैं पहले 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। इफ delta G is negative, then reaction will be spontaneous. अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इफ डेल्टा G is positive, then reaction will be non-spontaneous,
ठीक है बेटा। इफ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0 द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये आपको याद रखना है, ये 3 कंडीशन, कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ही रिएक्शन हमारे पास क्या होगी बेटा, दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाती है तो रिएक्शन जो होती है वो दैट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप परफेक्टली और एक्यूरेटली बता सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। इसकी वैल्यू के अलावा हम और कोई चीज चेक नहीं करते। लेकिन क्यों बता रहा हूं मैं कि बेटा इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, क्योंकि ये जो डेल्टा जी है दैट इज रिलेटेड टू डेल्टा एच। अब देखो डेल्टा जी का मैं एक कॉलम बना लेता हूं बेटा, ठीक है। दूसरा आता है डेल्टा एच का एक कॉलम, तीसरा डेल्टा एस का बेटा एक कॉलम, और चौथा टी का टेम्परेचर का एक कॉलम। अब आपको पता है कि ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की फॉर्म, ये सारे। अब देखो हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन प्लेस करनी है कि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब चलो लगाते हैं, देखो वैल्यू कंडीशन लगाते हैं। इफ पहली कंडीशन बेटा ए, अगर मेरे पास डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक है, क्लियर है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है बेटा, ठीक है, रैंडमनेस कम है, तो क्या होगा, देखो नेगेटिव यहां पे और यहां पे भी नेगेटिव बेटा, नेगेटिव यहां पे भी नेगेटिव, ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो ये वाला नेगेटिव बच जाएगा। अब टेम्परेचर हमने ले लिया बेटा मॉडरेट, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर करके चल रहा है बेटा यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो एक और टेबल बना लेते हैं इसमें, और वो आएगा टेबल रिमार्क के लिए बेटा या कंक्लूजन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव का ये फर्क पड़ा कि यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस साइन विल बी पॉजिटिव बेटा। तो अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। इस केस के अंदर जब ये कंडीशन लग रही है बेटा, ए वाली कंडीशन लग रही है, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। लेकिन कब होगी, व्हेन दिस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। वो डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एच से ग्रेटर आएगा, तब ये कंडीशन वहां पे फुलफिल करेगी, ठीक है बेटा। अब देखो इसी केस में, इसी कंडीशन में अगर मैं रखता हूं बेटा, ये नेगेटिव रखी है मैंने, चलो मैं दूसरा केस कर देता हूं यहां पे बी, ये मैंने नेगेटिव रखी, एक्सोथर्मिक है बेटा, और ये भी नेगेटिव रखी, और टेम्परेचर भी बेटा मैंने क्या रखा है यहाँ पे, मॉडरेट रखा है। लेकिन मैंने कह दिया टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, टी डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच से ग्रेटर आ रहा है, तो उस केस के अंदर चेक करो डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी बेटा दैट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी बेटा, क्लियर। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से किस कंडीशन पे जाके जो रिएक्शन है बेटा वो नॉन स्पॉन्टेनियस का केस शो करेंगे। अभी हमने डेल्टा एच और डेल्टा एस को दोनों को नेगेटिव लिया था, अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं बेटा इसमें सी। अब मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव ले रहा हूं, मतलब रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। अब ये तो बेटा जो डेल्टा एच है वो तो फेवर नहीं करेगी किसका, रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का चांसेस कम है, क्लियर। यहां पे अगर डेल्टा एस पॉजिटिव ले रहा हूं बेटा, तो रैंडमनेस इस केस के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। इफ रैंडमनेस इंक्रीजेस इन दिस केस, तो हो सकता है रिएक्शन क्या हो जाए बेटा, स्पॉन्टेनियस हो जाए। लेकिन ये भी चेक करेंगे, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया यहाँ पे, मॉडरेट कर दिया बेटा, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट। अब देखो डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब ये डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। अब ये वाली वैल्यू जो है बेटा वो ओवरऑल नेगेटिव है,
इसलिए ये वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगी डेल्टा जी की नेगेटिव के लिए। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं बेटा कि टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, इस केस के अंदर, ठीक है, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, ठीक है, तो यहां पे जो रिमार्क का जो केस आया था मैंने, यहां पे हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। वो वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी, और हमारे पास रिएक्शन क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। चेक कर लो बेटा एक बार, इसको देख लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं डी की। ठीक है, डी में हमने कंडीशन यही रखी है बेटा, पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, पॉजिटिव, और टेम्परेचर विल बी मॉडरेट, एंड बट क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो गया बेटा। तो उस कंडीशन में डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो गई टी डेल्टा एस से बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहां पे ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉजिटिव एंड रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और रिएक्शन क्या होगी बेटा उस केस के अंदर, नॉन स्पॉन्टेनियस आती है। अब देखो नेक्स्ट और कंडीशन चेक करते हैं बेटा इस केस में, देखो ई, ठीक है, अब ई की बात करें यहां पे, अगर मैं डेल्टा एच को नेगेटिव ले लेता हूं, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक ले लेता हूं, ठीक है, और डेल्टा एस को पॉजिटिव ले रहा हूं, डिसऑर्डर का केस कर रहे हैं। अब इस केस में देखो, चाहे टेम्परेचर लो, देखो डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है बेटा। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर भी और ये वाला फैक्टर, दोनों इस फैक्टर इस डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसमें लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप लिख सकते हो यहां पे, नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ओवरऑल आप इसमें कुछ भी लिख दो बेटा, डेल्टा एस बड़ा हो, डेल्टा वो बड़ा हो, क्योंकि दोनों की नेगेटिव वैल्यू है दोनों की, इसीलिए यहां पे नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं बेटा यहां पे। ठीक है, नो कंडीशन मतलब आइदर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस और टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या होगा बेटा, हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी एंड द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, फिर से स्पॉन्टेनियस नेचर की बन जाती है बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ई एफ, एफ की बात करें बेटा यहां पे, तो हमारे पास क्या केस आएगा, देखो हम कहते हैं ये हमने नेगेटिव रख लिया बेटा, ठीक है, अब इसको हम पॉजिटिव रख लेते हैं, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, और इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है बेटा, इसको हमने एंडोथर्मिक मान लिया है और इसको डिसऑर्डर्ड कम है बेटा, तो डेल्टा पॉजिटिव है और डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी नेगेटिव है बेटा। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, कि जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव बन गई है सारी की सारी और एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, तो वहां पे टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर यहां पे चाहे आपके पास डेल्टा एस ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो या टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच हो, तो दोनों केसेस के अंदर, इसमें दोनों केसेस के अंदर द रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर। जो रिएक्शन होगी बेटा उसका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर होता है। अब देखो ये तो केस आ गया बेटा यहां पे कि हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस के बेस पे। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और फैक्टर है बेटा एंड दैट फैक्टर इज टी। याद रखना है, जो ये जितनी भी आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा जी की वैल्यू जब भी कैलकुलेट करोगे, दैट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन पे हम क्या करते हैं बेटा, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एच एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। क्लियर। अब देखो यहां पे टेम्परेचर कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, सपोज करो ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही शो किया हुआ है, जैसे रिएक्शन दे रखी है वैसे दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब मैं बताता हूं यहां पे कि इफ ई एफ जी बेटा, ठीक है, अगर डेल्टा एस एज इट इज है बेटा, पॉजिटिव ले रहा हूं उसको, ठीक है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इफ यहां पे लिखो, इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा बेटा, इफ बेटा लेट मी चेक कि इट इज विजिबल और नॉट, दिख रहा बेटा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देखो इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या होगा, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस नेगेटिव, एंड वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है बेटा, क्लियर है केस। अब देखो ये कंडीशन मैंने लगाई है, और कंडीशन लगाता हूं, आप नोट करो ये वाला पहले। देखो बेटा, ठीक है, अब हम दोबारा से इधर कॉलम बनाते हैं, फिर हम बात करते हैं इसमें आगे। और डेल्टा जी है हमारे पास, डेल्टा एच है, डेल्टा एस टेम्परेचर, एंड में हम रिमार्क दे देते हैं। रिमार्क मतलब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं बेटा, वैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिमार्क अगर हम कंडीशन लगा दें यहाँ पे, दैट विल बी अ गुड वर्ड, कंडीशन लिख दें बेटा यहाँ पे तो सही वर्ड होगा। कंडीशन क्या होगी, ठीक है, ये आ गया बेटा। अब ई एफ जी हो गया था हमारे पास, अब बात करते हैं एच की। दिखता हूं ना विजिबल है कि नहीं एच, यस दिस इज विजिबल। अब डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, बट टेम्परेचर लो है बेटा, लो टेम्परेचर, तो क्या कंडीशन होगी, डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अगर टेम्परेचर लो है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी बेटा, और ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ गया तो रिएक्शन क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव, तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, वो नॉन स्पॉन्टेनियस का केस बन गया है बेटा, क्लियर है। एच आई नेक्स्ट देखो बेटा, अगर डेल्टा एच ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है बेटा, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा एस देखो
इक्वेशन हो रही, अगर ये पॉजिटिव लिखते हैं, चलो पहले अगर ये पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है बेटा, टेम्परेचर मॉडरेट ले लिया हमने और कंडीशन आई है डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, ये आती है कंडीशन। तो यहां पे अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू बराबर होती है तो दोनों को माइनस करेंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास, दैट विल बी 0, वो क्या आएगी बेटा, 0 आएगी और हम लिख देंगे उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस में हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम में हो जाती है बेटा, क्लियर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो कि whether the reaction is spontaneous or not with the help of Gibbs free energy और Gibbs energy। अब देखो बेटा, अगर किसी रिएक्शन के लिए आपको गिब्स एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी निकालनी हो, लेट इट बी, मैं रिएक्शन लिखता हूं, टेक अ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन है मेरे पास, सपोज ए प्लस बी विल गिव यू सी प्लस डी बेटा, ये रिएक्शन ले ली मैंने, ठीक है, और इसको इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं करता बेटा। अब मुझे इसके लिए डेल्टा जी निकालनी है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो डेल्टा जी फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, सुनना ध्यान से, डेल्टा जी फॉर प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट जितने भी होंगे, माइनस समेशन लगा सकते हो बेटा आप, समेशन चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे केस क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट केस से ही सॉल्व करोगे। यहां पे एक चीज और याद रखना बेटा कि जिस तरीके से हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस, एलिमेंट और मॉलिक्यूल इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट 0 बोली थी, यहां पे भी आप बोल सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0 एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट में गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन विल बी 0 होगी बेटा। ये नोट लगा के रखना है बेटा आपको, और याद रखना है नोट कि किस तरीके से करेंगे। जैसे डेल्टा जी नॉट एफ, अगर आपको लगता है I2 सॉलिड में है तो दैट विल बी 0, ठीक है। H2 गैसियस फॉर्म में लिखता है तो दैट इज आल्सो 0, Cl2 गैसियस फॉर्म में लिखता है दैट इज आल्सो 0। तो इन सब की गिब्स एनर्जी क्या होगी बेटा, 0 होगी, एक्सेट्रा। ये नहीं यही है, इसके अलावा जितनी गिब्स एनर्जी आएगी वो सबकी गिब्स एनर्जी जो होगी बेटा दैट विल बी 0। तो गिब्स ने ये बताया था बेसिकली कि whether the reaction is spontaneous or not, with the help of delta G we can determine whether the reaction is spontaneous or not accurately। एंड सेकंड बेटा उसने जो एनर्जी थी, गिब्स एनर्जी जो थी, उसने फ्री एनर्जी को यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी बेटा। क्लियर है केस? तो ये केस है, जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलो देखो बेटा, अब है हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। टॉपिक क्या बेटा, एक स्टेटमेंट ही है सिर्फ, वही आप लोग चेक करेंगे।
देखो बेटा, वो है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बस इसकी स्टेटमेंट आपके सिलेबस में बेटा, थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी स्टेटमेंट देखो बेटा, स्टेटमेंट याद रखनी है आपको। एट एब्सोल्यूट जीरो the entropy of perfectly crystalline substance will be zero। ये दो कंडीशन याद रखनी है। अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है बेटा, 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की अगर आप एंट्रोपी चेक करना चाहते हो तो दैट विल बी जीरो, वो जीरो होगी। मतलब पर एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस के अंदर, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर देयर विल बी नो डिसऑर्डर, देयर विल बी नो रैंडमनेस, दैट इज व्हाई एंट्रोपी ओवर देयर विल बी जीरो बेटा। अब देखो, अगर मैं यहां पे चेंज इन एंट्रोपी की बात करता हूं, कैलकुलेट करता हूं बेटा, तो क्या होती है चेंज इन एंट्रोपी? डेल्टा एस इज इक्वल टू एस माइनस एस नॉट। ये टेम्परेचर टी है और ये टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 0 है, विच इज इक्वल टू 0 से टी सीपी अपॉन टी इंटू डी टी बेटा। आपको पता है एंट्रोपी एट 0 केल्विन विल बी 0, इसकी वैल्यू 0 है बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0 आ गई। तो यू आर लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर फैक्टर, तो आपको ये पर्टिकुलर फैक्टर मिलेगा। तो आ गया एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 से टी सीपी टी इंटू डी टी बेटा। अब देखो, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको आगे फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो और इसकी बेस पे बेटा और सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है, इसलिए हम इसको यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बेटा। तो ये हो गया आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ साथ गिब्स एनर्जी, और इसी के साथ बेटा ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम क्या, हमारे पास क्या बचा है बेटा? हमारे पास न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, डाउट है डाउट पूछिए बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।